नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल, भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। लोकसभा चुनाव के ऐलान में अब सिर्फ 30 दिन का वक्त बचा है। इन 30 दिनों में बीजेपी खुद को इतना मजबूत बना लेना चाहती है कि वो न सिर्फ तीसरी बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो, बल्कि एनडीए के नाम ऐसा रिकॉर्ड दर्ज हो जिसे टूटने में कई दशक लग जाएं। यही वजह है कि बीजेपी उन सभी दलों के साथ संपर्क में है जो इतिहास में एनडीए का हिस्सा रह चुके हैं। इसी से जुड़ी आज की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो इस वक्त की बड़ी राजनीतिक खबर है। बीजेपी से जयंत चौधरी की डील फाइनल हो चुकी है। आखिरी दौर में दोनों दलों की बातचीत है और कुछ दिनों में बीजेपी आरएलडी गठबंधन का ऐलान मुमकिन है। यानी आने वाले 2 से 3 दिन में भी यह ऐलान मुमकिन हो सकता है। तो कुल मिलाकर डील पक्की है और अब सिर्फ आधिकारिक ऐलान का इंतजार सबको है। देखिए, जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी में जाट लैंड की सियासत करते हैं। इसी जाट लैंड में लोकसभा और विधानसभा की कई ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा। यही वजह है कि पार्टी ने पिछले कुछ सालों में यहां जाट नेताओं को बड़े स्तर पर आगे किया है। इसी में एक नाम है भूपेंद्र चौधरी और संजीव बालियान का। अब मैं आपको बताता हूं कि जयंत चौधरी को एनडीए के नजदीक लाने से पहले क्या क्या हुआ, यह जानना बहुत जरूरी है, बड़ा दिलचस्प भी है। जयंत चौधरी से चर्चा करने से पहले बीजेपी हाईकमान ने पश्चिमी यूपी के बड़े नेताओं को भरोसे में लिया। पार्टी के यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से इस मुद्दे पर भी बात हुई है, इस तरह की खबर भी आ रही है। भूपेंद्र चौधरी पश्चिमी यूपी में बड़ा जाट चेहरा है और विधानसभा चुनाव के वक्त भूपेंद्र चौधरी की रणनीति काफी सफल भी मानी गई। सबको साथ लेकर चलते हैं। भूपेंद्र चौधरी की पहचान संगठन को मजबूत करने वाले नेताओं में होती है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान से भी हाईकमान ने जयंत के मुद्दे पर चर्चा की है, इस तरह की खबर है। इन दोनों ही नेताओं को जयंत चौधरी के आने से कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी ने जो प्रस्ताव तैयार किया है वो इन्हीं नेताओं से बातचीत के बाद तैयार किया है, ऐसा कहा जा रहा है। और इसी के बाद जयंत चौधरी को एनडीए में लाने की तैयारी शुरू हुई। जयंत चौधरी को लेकर पश्चिमी यूपी में माहौल गर्म है और इसकी तपिश लखनऊ तक महसूस हो रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी लगभग ये मान चुके हैं कि जयंत चौधरी अब उनके साथ नहीं रहेंगे। मुझे उस संबंध में कोई बात नहीं कहनी है और अगर कहनी भी पड़ेगी मैं कह चुका हूं और हम अपनी बातचीत कर लेंगे। उससे क्या रास्ता निकल सकता है उस दिशा में काम करेंगे। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर जयंत चौधरी मान कैसे गए, बीजेपी ने उन्हें क्या ऑफर किया कि वो सहमत हुए दिखाई दे रहे हैं। आज मैं आपको इन सवालों का जवाब दूंगा। इससे जुड़ी मेरे पास एक पक्की और बड़ी खबर है। देखिए, दरअसल बीजेपी जयंत चौधरी की पार्टी को पश्चिम यूपी की 2 लोकसभा सीट देने के लिए तैयार है। इसके अलावा जयंत चौधरी की पार्टी को एक राज्यसभा सीट के लिए भी ऑफर दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर जयंत चौधरी एनडीए में शामिल होते हैं तो वो यूपी सरकार में भी हिस्सेदारी रखेंगे। उनकी पार्टी के एक विधायक को यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और एक विधायक को राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। और लोकसभा चुनाव में एनडीए तीसरी बार जीतता है तो केंद्र सरकार में पार्टी की क्या भूमिका मिलेगी, यह चुनाव के बाद तय किया जाएगा। यानी लचीला रुख दोनों तरफ से अपनाया जा रहा है। और इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह, हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, डील पक्की है, 1-2 दिन में आधिकारिक ऐलान। सबसे पहले एबीपी न्यूज पर यह खबर दर्शकों को बताई थी और आज फिर से वही सवाल मैं आपसे कर रहा हूं कि 1-2 दिन में फॉर्मूला तय हो चुका है। रोहित, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एबीपी न्यूज़ पर सबसे पहले यह खबर आपने ब्रेक करी थी, जो कि वेस्टर्न यूपी की राजनीति में एक तरह से पॉलिटिकल भूचाल ले आया। लोगों को भरोसा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, फॉर्मूला बिल्कुल तैयार है। उस फॉर्मूले को आपने बताया, एक राज्यसभा सीट, इसके अलावा 2 लोकसभा, उत्तर प्रदेश में 2 मंत्री, एक कैबिनेट, एक एमओएस,
और उसके जब लोकसभा चुनाव हो जाएंगे उसके बाद संभव है कि केंद्र में कैबिनेट में भी जगह दी जाएगी। 1-2 दिनों में इस पे फैसले का ऐलान हो सकता है। मैं आपको एक और लेटेस्ट अपडेट दे दूं। 12 फरवरी को अजीत सिंह का बर्थडे है, जन्मदिन मनाया जाता है और उसी दिन मेरी सूचना के मुताबिक जेपी नड्डा की मुजफ्फरनगर में एक बड़ी रैली होने वाली है। संभव ऐसा सोर्सेस इंडिकेट करते हैं कि उस दिन इस अलायंस का ऐलान हो सकता है। एक और बड़ी बात मैं संक्षिप्त में आपको बता दूं, इस पूरे कार्यक्रम, ये जो पूरा अलायंस वर्कआउट किया गया है, इसके पीछे बीजेपी के बड़े नेता पीयूष गोयल ने बड़ी अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने बातचीत कराई दोनों पक्ष की, उनसे जयंत चौधरी सबसे पहले मिले और उसके बाद उन्होंने ये फॉर्मूला निकाला जो कि अब हमें ये सोर्सेस बता रहे हैं दोनों पक्ष जिस पर सहमत है और बहुत जल्दी इस गठबंधन का ऐलान हो सकता है। बिल्कुल आशीष, तो आपने वो चेहरा भी बता दिया आज कि आखिरकार किसने बातचीत की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर ये तो हुई बीजेपी के उस ऑफर के बाद जो जयंत चौधरी को दिया गया है। अब सवाल यह है कि मामला किस जगह फंसा है, आखिर वो कौन सा पेच है जो बीजेपी और आरएलडी को एक होने से रोक रहा है। इसको लेकर भी मेरे पास पक्की जानकारी है। मैंने अभी आपको बताया कि बीजेपी राष्ट्रीय लोकदल को पश्चिमी यूपी की 2 लोकसभा सीट देने के लिए तैयार है, लेकिन ये सीट कौन कौन सी होंगी इसी को लेकर बात फाइनल नहीं हो पा रही है। यही पेच फंसा है। आरएलडी की मांग है कि उसे मथुरा और बागपत की सीट दी जाए, क्योंकि इन सीटों पर पार्टी पहले से चुनाव लड़ती आई है और कई चुनाव जीते भी हैं। लेकिन बीजेपी के लिए परेशानी यह है कि ये दोनों उसकी मजबूत सीटें हैं। ऐसे में वो इन दोनों सीटों को एक साथ नहीं छोड़ना चाहती है। बीजेपी ने समस्या को सुलझाने के लिए बीच का रास्ता निकाला है। मुझे पता चला है कि बीजेपी जयंत चौधरी को मथुरा की सीट भले दे, लेकिन बागपत पर मामला फंस गया है। जैसे ही जयंत के एनडीए में शामिल होने की खबर आई, बागपत के एक बड़े बीजेपी नेता ने पीएम मोदी से मिलने के लिए समय मांगा। हालांकि अभी तक उन्हें समय नहीं दिया गया है। अब बीजेपी का प्रस्ताव यह है कि वो आरएलडी को मथुरा के साथ साथ बिजनौर की लोकसभा सीट देना चाहती है, यानी एक मजबूत सीट और एक कांटे की टक्कर वाली सीट। यह भी सच है कि आरएलडी जिस जाट वोट बैंक की राजनीति करती है वो 2 हिस्सों में बंट चुका है। इसका एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के पास है तो दूसरा हिस्सा जयंत चौधरी के पास। और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता अब जयंत को लेकर तल्ख बयानबाजी करने भी लगे हैं। पश्चिमी यूपी में देखा रहा है, आरएलडी का भी संशय की स्थिति दिखाई दे रही है कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी के कांटेक्ट में है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आरएलडी का जो बेस वोट था वो पहले ही बीजेपी को चला गया। ऐसा नहीं है कि आरएलडी ने कभी बिजनौर सीट नहीं जीती, बल्कि 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में जयंत चौधरी की पार्टी को बिजनौर में सफलता हासिल हुई थी। 2004 में वो समाजवादी पार्टी के साथ थी और 2009 में बीजेपी के साथ। इसी आधार पर बीजेपी जयंत चौधरी को बिजनौर सीट का प्रस्ताव दे रही है। अब सवाल यह है कि जयंत चौधरी बिजनौर सीट से कन्नी क्यों काट रहे हैं, आखिर वो मथुरा या बागपत सीट पर क्यों अड़े हुए हैं। दरअसल इसके पीछे पिछले कुछ सालों का सियासी इतिहास है। देखिए, बागपत ऐसी सीट है जिसे बीजेपी लगातार 2 बार जीतती रही है, यानी आरएलडी बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेगी तो यह सीट उसके लिए बहुत आसान हो जाएगी। विधानसभा चुनाव में यहां की 3 में से 2 सीट पर भले ही बीजेपी की जीत हुई थी, लेकिन वोट शेयर के मामले में आरएलडी ने बीजेपी को पीछे छोड़ दिया था। बागपत की तीनों विधानसभा सीट पर बीजेपी को 2,72,000 वोट मिले थे, जबकि आरएलडी के प्रत्याशी को कुल 2,95,000 वोट मिले थे। यही वजह है कि जयंत बागपत नहीं छोड़ना चाहते हैं। और दूसरी सीट है बिजनौर, जो बीजेपी जयंत चौधरी को ऑफर कर रही है। यहां विधानसभा चुनाव के नतीजे देखें तो जयंत चौधरी को झटका लगा था, लेकिन समाजवादी पार्टी मजबूत दिखी थी। बिजनौर की 8 विधानसभा सीटों में से जो लोकसभा क्षेत्र में आती हैं, 4 पर बीजेपी जीती थी और 4 पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीते थे। जिन 2 सीटों पर आरएलडी के प्रत्याशी खड़े थे, उन सीटों पर गठबंधन की हार हुई थी। और 8 सीटों के कुल वोट की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशियों को 6,83,000 वोट मिले थे तमाम प्रत्याशियों को, जबकि गठबंधन प्रत्याशियों को 7,23,000 वोट मिले थे। जयंत अगर बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो इसका असर समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस पर भी पड़ेगा। आज जयंत चौधरी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से सवाल हुआ, उनके सुर भी बदले बदले दिखाई दिए। क्या कुछ उन्होंने कहा, जरा सुनिए। चौधरी से आप लोग बातचीत कर रहे हैं, उनके बीजेपी में के साथ जाने की चर्चा है। देखो भाई, सबके साथ हमारे लोग टीम है,
वो टीम बात कर रही है, लेकिन हर चीज डिस्क्लोज प्रेस को नहीं कर सकते जब तक वो ये नहीं बनता कि सीट कितने क्या है, फिक्स नहीं होता। देखिए, किसी भी गठबंधन के लिए यह बहुत बड़ी समस्या है। आज नहीं तो कल ये पेच भी सुलझ जाएगा और बहुत ज्यादा उम्मीद इस बात की है कि आरएलडी और बीजेपी एक हो जाएं। अभी तक मैंने आपको बताया कि संभावित गठबंधन से जयंत चौधरी को क्या क्या मिलेगा। अब आपको बताता हूं कि यह फैसला बीजेपी के लिए कैसे मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जो इंडिया गठबंधन खुद को बीजेपी के सामने चुनौती बता रहा है, उसे नया झटका लगेगा। इसके अलावा पश्चिमी यूपी में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में जिस नुकसान का डर है, वो डर भी कम हो जाएगा। समाजवादी पार्टी जयंत चौधरी के दम पर जिस जाट प्लस मुस्लिम समीकरण को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। इसी तरह बीजेपी इस गठबंधन के बाद जाट समाज के बीच मजबूत संदेश भी देगी। जयंत चौधरी के आने से सिर्फ पश्चिमी यूपी नहीं बल्कि हरियाणा और राजस्थान में भी असर पड़ेगा। यहां जाट वोट अहम माने जाते हैं। इसके अलावा एक और अहम बात, अगले कुछ दिनों में राज्यसभा का जो चुनाव होना है, उसमें भी बीजेपी को मजबूती मिलेगी। अब देखिए, अगले कुछ दिनों में राज्यसभा की 56 सीटें खाली हो रही हैं। इसमें सबसे ज्यादा 10 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं। 27 फरवरी को इसके लिए चुनाव होंगे और जयंत चौधरी अगर समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ते हैं तो राज्यसभा चुनाव में भी उलटफेर दिखाई दे सकता है। यह कैसे होगा, मैं आपको यह भी बता देता हूं। मौजूदा स्थिति में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस एक साथ है। इन तीनों पार्टियों के 119 विधायक हैं। राज्यसभा चुनाव में एक सीट जीतने के लिए 37 वोट की जरूरत होगी उत्तर प्रदेश में। संख्या बल के हिसाब से देखें तो अभी इंडिया गठबंधन 10 में से 3 आसानी से जीत जाएगा, क्योंकि 3 सीट के लिए 111 वोट की जरूरत है और इस गठबंधन के पास 119 वोट है। लेकिन अगर जयंत चौधरी अलग हुए तो समाजवादी पार्टी की तीसरी सीट फंस जाएगी। तब सपा और कांग्रेस के पास 110 विधायक ही बचेंगे और तीसरी सीट पर उसका दावा कमजोर हो जाएगा। वहीं 10 में से 7 सीट अभी बीजेपी आसानी से जीत रही है और जयंत चौधरी के एनडीए में आने के बाद 8वीं सीट पर भी बीजेपी का दावा मजबूत हो जाएगा, चाहे वो दूसरी वरीयता वाले वोट से हो। अब यह भी हो सकता है कि बीजेपी आरएलडी के लिए राज्यसभा की जिस एक सीट का ऑफर दे रही है, वो सीट इसी राज्यसभा चुनाव में दे दी जाए और लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन पक्का कर लिया जाए। भाजपा का एक झूठ और है, जिसके नाते जयंत चौधरी जी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जयंत चौधरी जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की समय समय वार्ता भी होती रहती है, सीट के बंटवारे पर भी बात हुई है। इसलिए इन बातों में कोई भी सच्चाई नहीं है। हमें अभी भी ये उम्मीद है कि जयंत जी साथ रहेंगे। वो लालची इंसान नहीं है और वो उसूलों की राजनीति करते हैं। देखिए, अब सवाल यह है कि अगर लगभग बात फाइनल हो गई है तो दोनों दल इस गठबंधन का पर खुलकर क्यों नहीं बोल रहे हैं। दरअसल इसके पीछे भी बीजेपी की बड़ी रणनीति है। जिस दिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई, उसी दिन से बीजेपी बार बार कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को झटका दे रही है। अब मैं आपको बताता हूं कि जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने का शुभ मुहूर्त क्या हो सकता है। देखिए, 12 जनवरी या फिर 14 जनवरी। 14 जनवरी को जब राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की, उसी दिन सुबह सुबह कांग्रेस के बड़े नेता मिलिंद देवरा ने पार्टी छोड़ दी, उन्हें बीजेपी में शामिल किया गया। जाहिर सी बात है कि यह प्लान पहले से तैयार हो गया होगा और बीजेपी ने राहुल की रणनीति पर भावी होने के लिए यह दांव उसी दिन चला। इसके बाद बिहार में नीतीश कुमार से भी बात लगभग पक्की थी। इंतजार था तो सिर्फ राहुल गांधी की यात्रा के बिहार पहुंचने का। और जैसे ही 29 जनवरी को बिहार में कांग्रेस ने माहौल तैयार किया, उसके एक दिन पहले ही नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में चले गए। और अब बारी उत्तर प्रदेश की है। 15 फरवरी को राहुल गांधी की यात्रा यूपी पहुंचेगी। उससे पहले किसी भी दिन जयंत चौधरी के गठबंधन में शामिल होने का ऐलान हो सकता है। मुझे पता चला है कि जब 3 मार्च को राहुल की यात्रा मध्य प्रदेश में पहुंचेगी, तब वहां भी बीजेपी किसी बड़े नेता को तोड़ने की कोशिश कर रही है। और इसी तरह जिस महाराष्ट्र में इस यात्रा का समापन होने वाला है, वहां उद्धव ठाकरे को लेकर भी बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं और आ सकती हैं, क्योंकि वो पीएम मोदी का नाम लेकर बड़ा इशारा कर चुके हैं।
देखिए इंडिया गठबंधन का अंतिम संस्कार नीतीश कुमार जी ने पटना में कर दिया और जयंत चौधरी जी श्राद्ध कर देंगे। यानी बीजेपी एक तीर से दो निशाने लगा रही है, अपनी मजबूती भी बढ़ा रही है और इंडिया गठबंधन को कमजोर भी करती जा रही है। बात करते हैं कांग्रेस की। आज मुझे कांग्रेस के अंदर से एक बड़ी जानकारी मिली है। यकीन मानिए ये जानकारी आपको भी चौंका देगी। दरअसल कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले इंटरनल सर्वे करवाया है। हर पार्टी ऐसा सर्वे करवाती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि सर्वे में कांग्रेस की करारी हार की बात भी सामने आई है। यानी राहुल गांधी का सपना एक बार फिर टूट सकता है, यह सर्वे ऐसा इशारा कर रहा है। यह बात मैं नहीं बल्कि कांग्रेस का आंतरिक सर्वे बता रहा है। इसी से जुड़ी आज की बड़ी खबर। इंटरनल सर्वे में कांग्रेस को बड़ा झटका, 100 से 110 सीट ही जीत सकती है पार्टी, सर्वे यह बात बता रहा है। कई राज्यों में खाता खुलने की उम्मीद भी नहीं है, सर्वे में यह बात भी सामने आई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस का इंटरनल सर्वे, जिस सर्वे में 100 से 110 जीतने का अनुमान कांग्रेस को है। और इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी जैनेंद्र कुमार जुड़ गए हैं। जैनेंद्र, कांग्रेस का यह बड़ा सर्वे, इंटरनल सर्वे, 100 से 110 सीट जीतने का अनुमान, यानी एक तरह से जो टेम्परेचर है जमीन का वो कांग्रेस के सामने आया है। जाहिर सी बात है कांग्रेस आला कमान और सतर्क होगा। बिल्कुल रोहित जी, जो राजनीतिक माहौल है उससे कांग्रेस ऐसा नहीं है कि उससे कटी हुई है, उसको भली भांति इस बात का एहसास है। तो एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी अपने गठबंधन के लिए यानी एनडीए के लिए 400 पार का लक्ष्य रख रहे हैं, कांग्रेस के लिए तो वास्तविक लक्ष्य वाकई में 100 पार है। हालांकि कांग्रेस के खेमे में एक संतोष का माहौल यह है कि कांग्रेस के अपने आंतरिक सर्वे में कांग्रेस 100 के पार जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस नेतृत्व के करीबी सूत्रों का कहना है कि अगर आने वाले समय में कांग्रेस और कोशिश करे तो 125 के आसपास अगर वो पहुंच जाए, तब वो बीजेपी को यानी प्रधानमंत्री मोदी को हैट्रिक बनाने से रोकने में कामयाब होगी। ये कुल मिलाकर के कांग्रेस की रणनीति नजर आ रही है। जो ताजा सर्वे है कांग्रेस का आंतरिक, जो हमारे हाथ लगा है और जिसकी जानकारी हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, उसके मुताबिक कांग्रेस तकरीबन 100 से 105 के आसपास सीटें फिलहाल जीतती हुई नजर आ रही है, जिसमें बड़ा हिस्सा जो है वो केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक से है। इन 4 राज्यों को मिलाकर कांग्रेस जो है वो ज्यादातर सीटें जीत रही है। बाकी उत्तर भारत में जहां पर 1-1 मुकाबला है बीजेपी से, ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस की स्थिति वही है जैसी 14 और 19 में रही है। कुछ एक राज्यों में कांग्रेस का खाता खुल रहा है, जैसे राजस्थान। बिल्कुल जैनेंद्र जी, बिल्कुल। तो जैनेंद्र, आज ये बड़ी खबर आप पूरे देश को दे रहे हैं कांग्रेस के इंटरनल सर्वे की, आपका शुक्रिया। डिटेल आपको बताते हैं। देखिए, यानी कांग्रेस को अपनी ही जीत पर भरोसा नहीं है, या यूं कहें कि कांग्रेस को लग रहा है कि 100 पार तो आराम से हो रहे हैं। आपको याद होगा बुधवार को ही पीएम मोदी ने संसद में कांग्रेस को लेकर भविष्यवाणी की थी। पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस अगर 40 लोकसभा सीट भी जीत जाए तो बड़ी बात होगी। इससे पहले ममता बनर्जी ने भी कुछ इसी तरह की बात कही थी और अब कांग्रेस के सर्वे में भी इसी तरह की बात सामने आ रही है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में किस राज्य में कितनी सीट मिलती हुई दिख रही है, लेकिन उससे पहले आपको वो दिखाता हूं कैसे कांग्रेस के नेताओं ने अभी से ही ईवीएम पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। देखिए, ऐसा है कि अभी सर्वे वगैरह के बारे में कुछ नहीं मुझे पता है। जो चीज नहीं पता है और अभी परिस्थितियों में बदलाव आएगा, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। भरोसा है आपको कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के घटक टूट रहे हैं, फिर भी आप लोग टक्कर दे? इतना भरोसा जरूर है कि ईमानदारी से चुनाव हुआ, ईवीएम से चुनाव नहीं हुआ तो मोदी बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी। अब मैं आपको बताता हूं कि कांग्रेस के इस इंटरनल सर्वे में किस राज्यों में क्या स्थिति दिखाई दे रही है। सबसे पहले उन राज्यों की बात करें जहां पार्टी को खाता खुलने की भी उम्मीद नहीं है। इसमें 2 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश है जहां पार्टी को फिर से झटका लग सकता है। यहां लोकसभा के कुल 64 सीट है। पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश है, जहां पिछली बार भी कांग्रेस का खाता नहीं खुला था, और दूसरा राज्य गुजरात है, जहां पिछली बार भी बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। कांग्रेस का इंटरनल सर्वे बता रहा है कि इस बार फिर ऐसी ही स्थिति होने वाली है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो दिल्ली, जहां लोकसभा की 7 सीट है, वहां भी पार्टी को उम्मीद नहीं है। चंडीगढ़ में भी कांग्रेस को उम्मीद बहुत कम है। दादर नगर हवेली और दमन दीव में भी कांग्रेस के लिए खतरा है, जबकि लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान में भी संकेत अच्छे नहीं मिल रहे हैं।
ये तो वो राज्य है जहां कांग्रेस को खाता खुलने की भी उम्मीद नहीं है। अब मैं आपको रीजन के हिसाब से बताता हूं कि कांग्रेस अपने सर्वे में कहां कितनी सीट जीत रही है। सबसे पहले बात करते हैं दक्षिण भारत की, जहां कांग्रेस को सबसे ज्यादा भरोसा है। तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना में 17 सीटें, पिछली बार कांग्रेस को 3 सीट मिली थी और इस बार राज्य में सरकार बनने के बाद 12 सीटों की उम्मीद जाहिर की जा रही है। आंध्र प्रदेश में पहले भी कांग्रेस खाली हाथ थी और इस बार भी खाली हाथ है। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में पार्टी को 15 सीट जीतने की उम्मीद है इंटरनल सर्वे में। तमिलनाडु में पहले भी कांग्रेस ने 9 सीट जीती थी, इस बार भी 9 सीट जीतने की उम्मीद है। इसी तरह केरल में 20 लोकसभा सीटें, जहां पार्टी को 16 सीट जीतने का अनुमान है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस दक्षिण भारत की 132 में से 52 सीट जीतने का दावा कर रही है इस इंटरनल सर्वे के मुताबिक। हालांकि पिछली बार उसे इस क्षेत्र में सिर्फ 30 सीट मिली थी, यानी इस बार कांग्रेस को इस रीजन से 22 सीट बढ़ने की उम्मीद है। अब मैं आपको बताता हूं कि यह कांग्रेस का इंटरनल सर्वे है जिसमें पार्टी को दक्षिण भारत से बहुत ज्यादा उम्मीद नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि सिर्फ कांग्रेस का सपना है, बल्कि जमीन पर हकीकत तो कुछ और ही है। ममता दीदी ने जिस प्रकार से कहा है कि 40 के लिए जिनको खींच मच रही है वो 100 आएंगी और इंटरनल सर्वे 150 निकालने अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल के लिए कुछ भी मनगढ़ंत सर्वे बना भी लें, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब बात करते हैं उत्तर भारत की। पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस इस रीजन में बहुत ज्यादा कमजोर हुई है। कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार भी जा चुकी है, ऐसे में यह रीजन कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। हालांकि सर्वे में भी कांग्रेस के हाथ बहुत कुछ लगता दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैं आपको इसकी एक तस्वीर दिखाता हूं कि इंटरनल सर्वे में उत्तर भारत को लेकर क्या है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, जहां कांग्रेस को 2 सीट जीतने की उम्मीद है। पिछली बार कांग्रेस ने सिर्फ रायबरेली सीट जीती थी। इसी तरह मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 3 सीट जीतने की उम्मीद है। पिछली बार कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी। राजस्थान में पार्टी 4 सीटों पर दावा मजबूत मान रही है। पिछली बार क्लीन स्वीप हुआ था। पंजाब में कांग्रेस को 8 सीट जीतने की उम्मीद है। पिछली बार भी 8 सीट ही जीती थी। हरियाणा में कांग्रेस को 3 सीट जीतने की उम्मीद है। 2019 में यहां खाता भी नहीं खुला था। उत्तराखंड में कांग्रेस को 2 सीट जीतने की उम्मीद है। यहां भी पिछली बार खाता नहीं खुला था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पिछली बार कांग्रेस खाली हाथ थी, वहां 2 सीट जीत सकती है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस 1 सीट की उम्मीद कर रही है। पिछली बार यहां कुछ भी हाथ नहीं लगा था। कांग्रेस भले ही उत्तर भारत की 25 सीटों पर खुद को मजबूत मान रही है, लेकिन यहां कदम कदम पर कांग्रेस के सामने चुनौती है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कई क्षेत्रीय पार्टियां भी कांग्रेस के लिए संकट बनी हुई है। मुझे लग रहा है ये बात कहने की जरूरत क्या पड़ रही है कि 100 आ रही है हमारी। अगर ये 100 मानते हैं और वो 400 मानते हैं अपनी, तो इसमें तो शुरू में ही खेल खत्म हो गया ना। 4 गुना उनको मान रहे हैं, तो इसमें सब कुछ अपना आप छिपा हुआ है। अब देखिए, इसी तरह पश्चिमी भारत में लोकसभा की 78 सीटें हैं, जहां पिछली बार कांग्रेस ने 2 सीट जीती थी और इस बार वो 6 से 7 सीट पर दावा ठोक रही है। इसमें महाराष्ट्र की 5 से 6 सीट है, जबकि गोवा की 1 सीट शामिल है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस जितना दम लगा ले वो पूरे देश में 40 से ज्यादा सीट नहीं जीत सकती। कर्म है, जो भ्रष्टाचार का पूरा रिकॉर्ड है उसको पूरे देश ने देखा है। अब की बार ये 40 पार कर जाए तो बहुत बड़ी बात होती। तो उनका इंटरनल असेसमेंट होगा। विशफुल थिंकिंग तो सबको रहती है जी, उनकी भी है। मेरी शुभकामनाएं। तो सर्वे में कांग्रेस का यह प्रदर्शन तब है जब राहुल गांधी दक्षिण में कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाल चुके हैं और अब मणिपुर से महाराष्ट्र की यात्रा पर है। बावजूद कांग्रेस के आंकड़ों में कोई ज्यादा परिवर्तन होता नजर नहीं आता। अब बात पूर्वी भारत की जाए, जहां से होकर राहुल गांधी महाराष्ट्र की तरफ बढ़ चुके हैं। देखिए, पूर्वोत्तर के 13 राज्यों में लोकसभा की 153 सीटें हैं। इसमें से 2019 की अगर बात करें तो 19 में कांग्रेस 11 सीट जीती थी और इस बार 22 से 23 सीट जीतने की बात सर्वे में कही गई है। इसमें छत्तीसगढ़ की 4, बिहार की 2 से 3, झारखंड में 4 और पश्चिम बंगाल में 2 से 3 सीटों पर दावा किया गया है।
पार्टी का यह मानना है कि असम की 4 और पूर्वोत्तर के दूसरे राज्यों की 3 सीट जीती जा सकती है। देखिए, यहां गौर करने वाली बात यह है कि 14 जनवरी से राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की, वो करीब 10 दिन तक पूर्वोत्तर में रही। अभी भी राहुल गांधी पूरब में ही सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पार्टी का ही इंटरनल सर्वे उनकी मेहनत को असफल बता रहा है। बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड के हल्द्वानी में हिंसक बवाल, पुलिस फोर्स पर लोगों ने पथराव किया है, थाने के बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी है, मदरसे से अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर यह पथराव हुआ, इलाके में भारी तनाव बना हुआ, इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। मैं आपको बता दूं, ये तस्वीरें देखिए आप, हल्द्वानी के तस्वीरें हैं जहां पर अवैध मदरसे से यहां पर अतिक्रमण हटाने के लिए जब पुलिस का दस्ता पहुंचा तो पथराव हुआ, आगजनी हुई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये आज ही की तस्वीरें, शाम की तस्वीरें, और ये बवाल इस वक्त भी जारी है। भारी पुलिस फोर्स वहां पर तैनात है। उपद्रवियों पर यूएपीए के तहत कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं और इस वक्त भी वहां पर मौके पर तनाव बना हुआ है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर आग धधक रही है, थाने के बाहर खड़ी गाड़ियों को जला दिया गया है और राज्य सरकार ने पैरामिलिट्री फोर्स भी बुलाई है हालात पर काबू पाने के लिए। बनफूलपुरा का ये इलाका है हल्द्वानी का, जहां पर प्रशासन और पुलिस की टीम वहां पर पहुंची थी। देखिए, दरअसल ये पूरा मामला बनफूलपुरा इलाके का है, जहां रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण किया गया है। इसी इलाके में गफूर बस्ती है जो 29 एकड़ जमीन पर बसाई गई है, जबकि कुल 78 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे की बात कही जाती रही है, जहां 4000 से ज्यादा परिवार हैं जिन्हें तोड़े जाने की तैयारी हो रही है। यहां के लोगों का कहना है कि 50 साल से वो यहां रह रहे हैं। इसी इलाके में 10 मस्जिद और कुछ मदरसे हैं जिन्हें तोड़ने के लिए आज जब पुलिस पहुंची तो उस पर पथराव किया गया। अब उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि दंगाइयों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाए। आप ये तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि वहां पर किस तरह से तनाव बरकरार है, किस तरह की स्थिति वहां पर है। ये हल्द्वानी की तस्वीरें जहां पर अवैध मदरसे से कब्जा हटाने के लिए, और इस वक्त हमारे साथ, हमारे हल्द्वानी से हमारे संवाददाता कमल जगाती हमारे साथ जुड़ गए। कमल, अभी क्या ताजा स्थिति वहां पर है, क्या ताजा हालात वहां पर है? जी, अभी इस समय कर्फ्यू के जो ऑर्डर्स लगे हैं उसके बाद पुलिस लगातार कमल, मैं आपको रोक रहा हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी, वहां पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहाँ पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहाँ पर अभी तत्काल अन्य कंपनियाँ पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है, कर्फ्यू लगा दिया गया है और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। कमल जगाती हमारे साथ बने हुए हमारे संवाददाता। कमल, अभी मौके पर क्या स्थिति है, क्या हालात पर काबू पा लिया गया अभी वहां पर? कुछ हद तक तो काबू पा लिया गया है, क्योंकि अब जो दंगाई है वो लगातार अपने घरों की तरफ को भाग रहे हैं। इसके अलावा जो यहाँ अस्पताल है वहाँ पुलिस वाले और जो यहाँ पत्रकार हैं, उन लोगों के कई सारे पत्रकारों के भी पत्थर लगे हैं, इन सब के इलाज चल रहे हैं और जगह जगह में इन्होंने आग लगा दी है। जो उपद्रवी है उन लोगों ने गाड़ियाँ जला दी हैं, पुलिस की गाड़ियाँ जला दी गई हैं और इन पर काबू करने के लिए अब अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया जा रहा है चारों तरफ से। नैनीताल जिले के आसपास के जिलों से भी मंगाया जा रहा है पुलिस बल। जी बिल्कुल कमल, तो आप कह रहे हैं कि पुलिस बल भी आसपास के जिलों से भी पुलिस फोर्स वहां पर मंगवाई गई है। ये कितने बजे के आसपास की घटना है जब ये यहाँ पर बवाल शुरू हुआ कमल? ये जो पूरा मामला है ये मलिक का बगीचा एक जगह है जिसमें अतिक्रमण को लेकर के हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। अतिक्रमणकारियों को जो नोटिस नगर निगम की तरफ से अतिक्रमण ध्वस्त करने के दिए गए। बिल्कुल कमल, मैं आपको रोक रहा हूँ। इस वक्त हमारे साथ गणेश जोशी जो कि मंत्री है उत्तराखंड कैबिनेट में, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश जोशी जी, आपका स्वागत है बीपी न्यूज में। गणेश जी, क्या कहना है अभी जो जिस तरह की स्थिति हल्द्वानी में इस वक्त बनी हुई है, वहां पर बवाल हो रहा है, क्या प्रतिक्रिया, किस तरह की कार्रवाई शासन की तरफ से की गई है वहां पर?
देखिए, आज वनखुपरा में जो घटना हुई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जी। और 30 तारीख को इन लोगों को नगर निगम द्वारा नोटिस दिया गया था, जिनके खिलाफ ये उच्च न्यायालय में गए थे और उच्च न्यायालय ने आज लीव देने से इनको मना कर दिया। और उसके फैसले के अनुसार आज प्रशासन की टीम, नगर निगम की टीम वहां पर प्रतिबंध हटाने गई थी और एक साजिश के तहत उन पर हमला किया गया, पत्रकारों को साथ मारपीट की गई, लोगों को बंधक बनाया गया, थाने में आगजनी की गई और अवैध अस्त्रों से वहां पर फायरिंग की गई। ये कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र की बू आती है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उच्च स्तरीय बैठक हुई है, दंगाइयों को गोली मारने का आदेश दे दिए जी। ये धामी सरकार है, जो भी दोषी होगा, जो उपद्रवी होगा, उसके खिलाफ एक के खिलाफ कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल जी। गणेश जोशी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी न्यूज से जुड़ने के लिए। तो हल्द्वानी में किस तरह के हालात है और सरकार ने सख्ती से दंगाइयों से निपटने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं।